नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज जो हम नया प्रकरण शुरू करने वाले हैं उसका नाम है समास। समास एक बहुत ही अच्छा व क्लिष्ट प्रकरण है, अतः इसे ध्यान से पढ़ना बड़ा आवश्यक है। तो हम समास के बारे में आज सामान्य परिचय पढ़ेंगे। देखते हैं समास के बारे में। सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हम इसमें जानते हैं कि समास शब्द जो है ये कैसे बना। देखिए, जो समास शब्द है ये समास शब्द में सम उपसर्ग है, अस धातु है, ठीक है, और घञ्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घञ्य। एक बार इसको यहाँ सही लिखता हूँ मैं। सम उपसर्ग, अस धातु और घञ्य प्रत्यय। समास शब्द घञ्य प्रत्यय है, प्रत्ययान्त है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, समास शब्द की जो परिभाषा है वह है समसनम समास है। ये संस्कृत जो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, उसमें से है कि समसनम समास है। इसका अर्थ है संक्षिप्त होने को समास कहते हैं, ठीक है। दूसरी एक परिभाषा और है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। इसको ध्यान से पढ़िए। तो अनेक पदानाम, देखिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, यानी अनेक पदों का एक पदी, यानी एक पद, भवनम मतलब हो जाना, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है। यानी कि बहुत सारे पद मिलकर के उसका एक पद, पद यानी कि शब्द, बहुत सारे शब्दों का एक शब्द में बदल जाना क्या है? समास है। जिस नीचे इसमें लिखा है अनेक पद अर्थात शब्द मिलकर एक पद होना समास है। अब पढ़ते हैं समास के भेद। समास के कुल 5 भेद हैं। समास है पंचदा। समास के कुल 5 भेद हैं, जिनमें से पहला है केवल समास। केवल समास के लिए ये लाइन आती है, देखिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, प्रथम है, यानी जो प्रथम समास होता है वह केवल समास है, ठीक है। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि प्रथम समास कौन सा है, तो प्रथम समास है केवल समास। और विशेष संज्ञा, किसी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, जो मुक्त होता है, यानी कि केवल समास की कोई संज्ञा नहीं होती, कोई नाम, संज्ञा अर्थात नाम, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता, इसलिए इसको केवल समास कहते थे, केवल समास, ठीक है। नीचे हिंदी लिखिए, वो पढ़े। इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की कोई संज्ञा नहीं होती, इसलिए इसे केवल समास कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है भूतपूर्व है, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय जो समास है वह है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीय है। ये अव्ययीभावो यहाँ उत्व संधि होगी, अव्ययीभाव है द्वितीय है, ऐसे पढ़ती है इसको, ठीक है। प्रायण, प्राय है, पूर्व पदार्थ, पूर्व यानी पहले वाला। देखो, समास करेंगे तो उसमें 2 पद होंगे, 1 और 2। ये प्लस का निशान मैंने यूँ समझने के लिए लगाया है। इसको बोलेंगे पूर्व पद और इसको बोलेंगे उत्तर पद, ठीक है। ये जो होगा ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। जो पूर्व, जिस समास में पूर्व पदार्थ यानी पूर्व पद का अर्थ, पूर्व पदार्थ है, पूर्व यानी पहले वाले, पद यानी शब्द का अर्थ यानी अर्थ, पहले वाले शब्द का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययीभाव है, वह समास अव्ययीभाव होता है, और यह द्वितीय है, यह दूसरा समास है। तो द्वितीय समास है कहे तो अव्ययीभाव है, ठीक है। आगे देखिए, इसकी हिंदी देखिए। इस समास में प्रायः अव्यय पूर्व में होते हैं। हाँ, अव्ययीभाव समास जो होता है इसमें, अव्ययीभाव समास में अव्यय पूर्व पद में होता है, यानी पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है। समास होने के बाद पूरा का पूरा शब्द अव्ययीभावश्च, इस सूत्र से, ये एक सूत्र है, ये जो यहाँ लिखा है अव्ययीभावश्च, ये एक सूत्र है, इस सूत्र से पूरा पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। जैसे उप, यहाँ नीचे उदाहरण में देखिए, उप तो अव्यय है लेकिन कृष्णम अव्यय नहीं है, परंतु उपकृष्णम समास होने के बाद ये पूरा पूरा शब्द ही अव्यय बन गया। तो अव्यय भाव समास में जो
समास होकर के शब्द बनता है, समस्त पद बनता है, वह अव्यय बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तीसरा देखिए, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय है। इसमें देखिए 2-3 जगह सत्व संधि हो गई, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है, तृतीय है। यानी जो तृतीय समास होता है वह तत्पुरुष होता है, ठीक है। और यह प्रायः उत्तर यानी बाद वाले पद यानी शब्द का, अर्थ यानी अर्थ, प्रधान यानी प्रधान होता है। और इस समास में प्रायः बाद वाले शब्द का अर्थ प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें बाद वाला जो शब्द होता है उसका अर्थ प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद या अंतिम पद का अर्थ प्रधान है। देखिए, समास जरूरी नहीं है कि दो ही शब्दों में हो, समास अनेक पद, ऊपर हमने पढ़ा है अनेक पदानाम एक पदी बहुवनम समास है। अनेक पद मिलकर के एक समास बनते हैं, तो हम उत्तर पद की जगह अंतिम पद बोलें तो भी वह अर्थसम्मत होगा, सही होगा। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है या अंतिम पद है उसी का अर्थ प्रधान होता है। इसके नीचे 2 संस्कृत में लाइनें लिखी है कि तत्पुरुष भेद है कर्मधार्य है और कर्मधार्यो भेदु द्विगु। तत्पुरुष का भेद है कर्मधार्य और कर्मधार्य का भेद है द्विगु समास, ये ध्यान रखना। कर्मधार्य और द्विगु समास संस्कृत में अलग से नहीं माने जाते, ये तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधार्य है यह तत्पुरुष का भेद है और जो द्विगु है यह कर्मधार्य का भेद है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 4 नंबर। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ है। जो चौथा समास है वह है बहुव्रीहि। चौथा समास कौन सा है? वह है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि चतुर्थ है। बहुव्रीहि चतुर्थ यानी चौथा समास है। कैसे? प्रायण प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पद के अर्थ जो प्रधान होता है। जिस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। देखो, आप जानते हो बहुव्रीहि समास में प्रत्येक समास में 2 शब्द होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। बहुव्रीहि समास में न तो इस पद का अर्थ प्रधान होगा न इस पद का अर्थ प्रधान होगा, बल्कि अन्य किसी तीसरे पद का अर्थ प्रधान होगा। जैसे अपने एक शब्द लेते हैं वीणा पाणी, या फिर अपने शब्द लेते हैं त्रिनेत्र। जैसे एक शब्द यहाँ हमने लिया त्रिनेत्र। अब देखो, पहला पद है त्रि, दूसरा पद है नेत्र। त्रि का अर्थ है 3, नेत्र का अर्थ है आँखें। सामान्य अर्थ निकला 3 आँखें, लेकिन यहाँ पर अन्य अर्थ प्रदान होगा। 3 आँखों वाला कौन? भगवान शिव। तो जिस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है और यह चौथा समास होता है। हिंदी देखिए, जो हिंदी लिखी है कि इस समास में पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता, किंतु किसी अन्य ही पद का अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण है वीणा पाणी। वीणा का अर्थ वीणा होता है, पाणी का अर्थ हाथ होता है, हाथ और वीणा। लेकिन यहाँ पर वीणा पाणी का अर्थ है माँ सरस्वती, ठीक है। 5 नंबर देखिए, प्रायणो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है पंचम है। ये जो सही लिखा हुआ नहीं है, मतलब थोड़ी त्रुटि हो गई है। द्वंद्व, इसको द्वंद्व पढ़ें, द हलंत ना। देखो, प्रायण उभय यानी दोनों, उभय का अर्थ है दोनों पदार्थ, शब्दों का अर्थ प्रधान होता है, वह द्वंद्व समास होता है और यह पंचम है, 5वां समास होता है। संस्कृत में जो अंतिम समास है यानी 5वां समास है वह द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि नहीं होता। अगर कहीं आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि समासों का उचित क्रम बताइए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो आप अंतिम समास द्वंद्व बताओगे, ठीक है, बहुव्रीहि मत बताना। प्रायण प्रायः उभय पदार्थ प्रधानो, दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो वह द्वंद्व होता है, यह पंचम है, 5वां समास है। हिंदी देखिए, समास में जितने शब्द लिए गए हैं उन सभी का अर्थ प्रधान होता है, अर्थात उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास होता है। यानी कि यहाँ जितने शब्द का अर्थ है, जरूर नहीं है कि समास में 2 ही शब्द लिए गए हों, ठीक है। समास में 1, 2, 3, 4, ये जो द्वंद्व समास है इसमें तो अनेक शब्द होते हैं। तो जहाँ सभी का अर्थ प्रधान हो वह कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। यहाँ लिखा भी है उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास होता है। उसके बाद हम जानते हैं विग्रह क्या होता है। विग्रह, देखिए, विग्रह के लिए एक सूत्र आता है, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह, यानी वृत्ति का अर्थ का अवबोधक यानी बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहता है।
वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है? विग्रह। देखिए हिंदी में लिखा है वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। अब वृत्ति क्या होता है ये जानने के लिए नीचे के सूत्र लिखा है प्रार्था अभिधानम वृत्ति, प्रार्था अभिधानम वृत्ति। देखो अगर सीधा सूत्र समझे तो पर अर्थ अभिधानम, पर यानी दूसरे का अर्थ, यानी अर्थ, अभिधान मतलब बताने वाली, दूसरे का अर्थ बताने वाली जो होती है वह वृत्ति होती है। किसका? दूसरे पद का, दूसरे का मतलब जो चल रहा है उसके अलावा किसी दूसरे का अर्थ बताने वाली, जो शब्द लिखे हैं किस औचित्य में, किस प्रकरण में लिखे हैं उसके अलावा किसी अन्य अर्थ को बताने वाली जो होती है उसको वृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे हिंदी में लिखा भी है कि लिखा है कि समास आदि में जब पद अपने स्वार्थ को छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। देखिए समास आदि में, इसको ध्यान से देखना, समास आदि यानी यहाँ सिर्फ समास का नहीं है, समास आदि, आदि का अर्थ है प्रत्यय, ठीक है, और स्नाद्यंत धातु वगैरह सब, ठीक है, और अपने स्वार्थ, स्वार्थ यानी स्व अर्थ, अपने अर्थ को छोड़ करके विशिष्ट अर्थ, कोई अन्य विशिष्ट अर्थ कहने लग जाते हैं तो उसे आचार्यों ने क्या कहा है? वृत्ति कहा है। यानी सामान्य अर्थ इतना समझ लीजिए कि जब शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके कुछ और कहने लग जाए तो वह वृत्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप सबने पढ़ा है राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है को, ठीक है, राज्ञ है पुरुष है, ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। अब दो शब्द है, राज्ञ है पुरुष है, राजा का पुरुष, और जब हम इसको समास करते हैं तो ये बनेगा राज पुरुष है। ठीक है, राज का अर्थ है राजा और पुरुष का अर्थ है पुरुष, सीधा अर्थ निकलता है राजा और पुरुष, लेकिन ये अर्थ कुछ विशिष्ट अर्थ करता है, वो है राजा का पुरुष। तो बस यही वृत्ति है। जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह वाक्य को बताने वाला वृत्ति कहलाता है। ठीक है, यानी वृत्ति का अवबोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। अब वृत्ति क्या है? जब अन्य अर्थ करना चाहिए, राजा का पुरुष ये तो अन्य अर्थ है, और जब हम विग्रह करेंगे तो राज्ञ है पुरुष है, और ये राज्ञ पुरुष है ही इस अन्य अर्थ का अवबोध करा रहे हैं। ठीक है, तो वृत्ति किसको कहेंगे? जहाँ पर पद अपने अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ कहने लग जाए उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। और यह वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, जिनमें से आती है कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और स्नाद्यंत धातु वृत्ति। ठीक है, उसके बाद है विग्रह के भेद, कि विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो विग्रह जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। इनको समझते हैं, लौकिक क्या है और अलौकिक क्या है। देखिए बात करें पहले लौकिक की, तो लौकिक जो विग्रह होगा यह सामान्य विग्रह होता है। जैसे अपने एक शब्द ऊपर हमने जो उदाहरण पढ़ा था द्वंद्व का, शिव केशव, उसी को देखते हैं। देखिए शिव केशव, हमारे पास एक शब्द है, हम पहले लौकिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास शब्द है शिव केशव। अब इसको जब हम लौकिक विग्रह करें, लौकिक विग्रह है समास के अनुसार, जैसे शिव है च केशव है च, ये लौकिक विग्रह है। शिव है च केशव है च, ठीक है, ये लौकिक विग्रह है। लेकिन अलौकिक विग्रह वो होता है, अलौकिक विग्रह उसे कहते हैं जब हम इसके जो विभक्ति हैं, विभक्ति प्रत्यय होते हैं उनको अलग अलग दिखा दें। जैसे हम इसको करें शिव है की जगह शिव सु, क्योंकि इसमें सु प्रत्यय से शब्द बनाते हैं, सु ओजस, तो सु प्रत्यय है। शिव है सु केशव है, सॉरी केशव सु, शिव सु केशव सु। देखिए जब हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, स्वादि प्रत्यय जिनको बोलते हैं, सु ओजस अमोट सस ऐसे करके। जैसे रामह बनाते हैं तो राम शब्द में सु प्रत्यय लगेगा तो रामह बनेगा। जब ये प्रत्यय निकाल करके हम समास बताते हैं कि शिव प्लस सु केशव प्लस सु, ये जब करते हैं तो इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। ठीक है, जब हम समास सिद्धि करते हैं तब हमें लौकिक विग्रह काम में आता है और अन्यथा यह काम में नहीं आता। ठीक है, तो विग्रह के 2 भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, तो आज की क्लास में ये इतना ही। अगली जो कक्षा होगी अपनी उसमें हम अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।